यह रही एक और बहुत लंबी, गहरी, पूरी तरह नई और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में पहाड़ों से घिरे एक छोटे से शहर में कविता रहती थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो पूरा आकाश गुलाबी हो जाता। ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, यही उसकी दुनिया थी। बाहर से सब शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन कविता के दिल में कई सवाल चलते रहते थे। उसके पिता डाक विभाग में काम करते थे। रोज सुबह साइकिल से दूर दूर के गांवों में चिट्ठियां पहुंचाते। मां स्थानीय स्कूल में रसोइयां थीं। घर में पैसे सीमित थे, लेकिन इज्जत और सादगी भरपूर थी। कविता को बचपन से किताबों से प्यार था। वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। उसे कहानियां पढ़ना पसंद था, ऐसे किरदार जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। एक साल पहाड़ों में भूस्खलन हुआ। कई घर टूट गए, सड़कें बंद हो गईं। कविता ने देखा कि आपदा सिर्फ खबर नहीं होती, वह लोगों की जिंदगी बदल देती है। उसे यह समझ में आया कि पहाड़ जितने सुंदर हैं, उतने ही संवेदनशील भी हैं। स्कूल में एक दिन शिक्षक ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे अनियोजित निर्माण और जंगलों की कटाई से भूस्खलन बढ़ता है। उस दिन कविता के मन में एक नया विचार आया, क्या मैं पहाड़ों को बचाने के लिए कुछ कर सकती हूं? 12वीं के बाद उसने पर्यावरण विज्ञान पढ़ने का फैसला किया। कई लोगों ने कहा, इसमें करियर क्या है? लेकिन उसने सुना नहीं। उसने बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उसे पहली बार रिसर्च लैब, फील्ड सर्वे और सैटेलाइट डेटा के बारे में पता चला। उसने पढ़ाई के दौरान हिमालयी क्षेत्रों पर अध्ययन किया। उसे प्रेरणा मिली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हो रहे पर्यावरणीय शोध से। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जोखिम मानचित्र और रिस्क मैपिंग पर काम शुरू किया। उसका लक्ष्य था स्थानीय प्रशासन को पहले से चेतावनी देना कि कौन सी जगहें सबसे अधिक जोखिम में हैं। उसने ड्रोन से तस्वीरें लीं, मिट्टी की जांच की, वर्षा के आंकड़े इकट्ठा किए। काम आसान नहीं था। कई बार पहाड़ों में चढ़ते समय फिसलन होती, उपकरण खराब हो जाते, डेटा अधूरा मिलता। लेकिन हर कठिनाई के बाद वह खुद से कहती, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? धीरे धीरे उसका रिसर्च मजबूत होता गया। उसने एक मॉडल तैयार किया जो वर्षा, ढलान और वनस्पति घनत्व के आधार पर खतरे की संभावना बताता था। जब उसने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी तो शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगले मानसून में उसके बताए क्षेत्र में सच में बड़ा भूस्खलन हुआ। और क्योंकि चेतावनी पहले दी गई थी, लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह भेज दिया गया। कई जानें बची। उस दिन प्रशासन ने उसकी मेहनत को गंभीरता से लिया। उसके मॉडल को राज्य स्तर पर अपनाया गया। कविता ने यहीं नहीं रुकी। उसने गांवों में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण का काम नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा का भी सवाल है। उसने युवाओं की एक टीम बनाई। वे हर साल मानसून से पहले जोखिम वाले इलाकों में जाकर जागरूकता अभियान चलाते। कुछ सालों में उसका काम राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। उसे मंच मिले, पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए असली खुशी तब थी जब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, अब हमें हर बारिश में उतना डर नहीं लगता। एक दिन वह उसी पहाड़ी पर खड़ी थी जहां कभी उसने पहली बार भूस्खलन देखा था। अब वहां पेड़ लगे थे और नीचे चेतावनी बोर्ड लगा था। उसे लगा जैसे उसके सपनों ने जमीन पकड़ ली है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जो दर्द तुम्हें भीतर तक हिलाता है, हुकूकी, वही तुम्हें दिशा भी देता है। अगर तुम्हें किसी चीज से फर्क पड़ता है तो उसे नजरअंदाज मत करो, वही तुम्हारी पहचान बन सकती है। हर इंसान के जीवन में एक पहाड़ होता है जो ऊंचा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम चढ़ना शुरू करो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। कविता ने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उसने समाधान बनने का फैसला किया। तुम भी अपने हालात में समाधान बन सकते हो, चाहे संसाधन कम हो, चाहे लोग साथ न दें। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मेहनत सच्ची है तो धीरे धीरे दुनिया तुम्हें सुनने लगती है। याद रखो, बदलाव हमेशा बड़े शहरों से नहीं आता। कई बार वह छोटे पहाड़ी कस्बों से शुरू होता है, जहां एक लड़की तय करती है कि वह हार नहीं मानेगी।
तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। चलते रहो, सीखते रहो और अपने सपनों को पहाड़ों की तरह ऊंचा होने दो, क्योंकि जब इरादा मजबूत हो तो सबसे ऊंची चोटी भी झुक जाती है। यह रही एक और बहुत लंबी, गहरी, पूरी तरह नई और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर में आरव रहता था। सुबह जब सूरज समुद्र की लहरों से निकलता हुआ सा लगता तो पूरा आकाश सुनहरा हो जाता। मछुआरों की नावें लौटती, सीगल पक्षी उड़ते और नमकीन हवा हर घर की खिड़की से टकराती। बाहर से सब सुंदर था, लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी और धीरे धीरे खत्म होती समुद्री जैव विविधता। आरव के पिता मछुआरे थे, दादा भी यही काम करते थे, लेकिन अब मछलियां पहले जैसी नहीं रहीं। पकड़ कम होती जा रही थी। प्लास्टिक कचरा, प्रदूषण और अत्यधिक शिकार ने समुद्र को कमजोर कर दिया था। कई परिवार कर्ज में डूब गए। एक दिन आरव अपने पिता के साथ समुद्र गया। जाल में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक निकला। वह चुपचाप किनारे बैठा लहरों को देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या समुद्र को बचाया जा सकता है? स्कूल में विज्ञान की कक्षा में उसने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम, उनके बारे में पढ़ा। शिक्षक ने दुनिया के प्रसिद्ध संस्थानों का जिक्र किया जो समुद्री संरक्षण पर काम कर रहे हैं, जैसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस दिन आरव को लगा यह सिर्फ किताब की बात नहीं, उसके अपने घर की सच्चाई है। 12वीं के बाद उसने समुद्री जीव विज्ञान, मरीन बायोलॉजी पढ़ने का फैसला किया। गांव के कई लोग हैरान थे, मछुआरे का बेटा वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। कॉलेज में उसे पहली बार पता चला कि समुद्र कितना जटिल और अद्भुत है। कोरल रीफ, प्लवक या प्लैंकटन, समुद्री घास, हर चीज का अपना महत्व है। उसने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपने ही शहर के तट को चुना। उसने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, पानी की गुणवत्ता, प्लास्टिक की मात्रा, मछलियों की प्रजातियां। उसने पाया कि पिछले 10 वर्षों में मछलियों की संख्या आधी रह गई थी। उसने एक योजना बनाई, सामुदायिक समुद्री संरक्षण मॉडल। इसका उद्देश्य था स्थानीय मछुआरों को शामिल करके एक संरक्षित क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड जोन बनाना, जहां कुछ समय तक मछली पकड़ना बंद रखा जाए ताकि प्रजातियां फिर से बढ़ सकें। शुरुआत में विरोध हुआ। मछुआरे बोले, अगर हम कुछ महीनों तक मछली नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या? आरव ने उन्हें समझाया कि अगर अभी नहीं रुके तो कुछ साल बाद पकड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उसने वैकल्पिक रोजगार के लिए योजना बनाई, तटीय पर्यटन, नाव गाइड एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। उसने स्थानीय प्रशासन से बात की। धीरे धीरे कुछ लोग तैयार हुए। पहले साल कठिन था, आय कम हुई, लेकिन अगले मौसम में जब संरक्षित क्षेत्र खोला गया तो मछलियों की संख्या पहले से अधिक थी। पकड़ बढ़ी, आय बढ़ी। धीरे धीरे यह मॉडल आसपास के तटीय इलाकों में भी अपनाया जाने लगा। आरव ने प्लास्टिक हटाने के लिए स्कूलों में अभियान चलाया। बच्चों को सिखाया कि समुद्र सिर्फ संसाधन नहीं, जिम्मेदारी भी है। कुछ वर्षों में उसके काम को राज्य स्तर पर सराहना मिली। उसे समुद्री संरक्षण मंचों पर बुलाया जाने लगा। एक दिन वह अपने पिता के साथ फिर समुद्र गया। इस बार जाल में भरपूर मछलियां थीं और प्लास्टिक बहुत कम। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तूने सच में समुद्र को वापस सांस दी है। आरव ने महसूस किया, बदलाव संभव है अगर समुदाय साथ आए। इस कहानी का संदेश साफ है, जिस जगह से तुम आते हो वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। समस्या से भागना आसान है, लेकिन उसे समझकर समाधान बनना असली साहस है। हर किसी के जीवन में एक समुद्र होता है, गहरा, जटिल, कभी कभी डरावना, लेकिन अगर तुम धैर्य और समझ से काम लो तो वही समुद्र तुम्हें अवसर भी देता है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अकेले क्या कर सकते हो। हर बड़ा बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है। आरव ने अपने पिता की परंपरा को छोड़ा नहीं, उसने उसे नई दिशा दी। तुम भी अपने सपनों को अपने परिवेश से जोड़ सकते हो। याद रखो, असली सफलता सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं,
बल्कि अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत निरंतर हो तो लहरें भी तुम्हारा साथ देने लगती हैं। चलते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर के साहस को कभी कम मत होने दो, क्योंकि जब तुम अपने सपनों के लिए खड़े होते हो तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी सुनती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में झारा रहती थी। दूर दूर तक फैली रेत, तपती धूप और शाम को ठंडी हवाएं, यही उसकी दुनिया थी। दिन में सूरज इतना तेज होता कि जमीन से गर्मी की लपटें उठती महसूस होती और रात को आसमान इतना साफ कि तारे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो। झारा के पिता छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में साधन सीमित थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। झारा बचपन से आसमान को देखा करती। उसे तारों से अजीब सा लगाव था। एक रात बिजली चली गई, पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसी अंधेरे में आसमान चमक उठा। असंख्य तारे, आकाश गंगा की दूधिया पट्टी। झारा देर तक उन्हें देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी वह सबसे सुंदर दृश्य दिखाता है। स्कूल में विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र किया और बताया कि कैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सीमित संसाधनों में भी बड़े मिशन सफल किए। उस दिन झारा के मन में एक चिंगारी जली, क्या मैं भी कभी अंतरिक्ष से जुड़ा काम कर सकती हूं? कस्बे में कोचिंग नहीं थी, इंटरनेट कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी से पुरानी विज्ञान की किताबें लाती, गणित का अभ्यास करती, रात में छत पर बैठकर तारामंडल पहचानती। कई लोग हंसते, रेगिस्तान की लड़की रॉकेट बनाएगी, लेकिन उसके पिता हमेशा कहते, बेटी आसमान सबका है। 12वीं के बाद उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लेने का निश्चय किया। प्रवेश परीक्षा कठिन थी, पहली बार में सफलता नहीं मिली। वह टूटी, रोई, लेकिन रुकी नहीं। अगले साल और मेहनत की। इस बार उसका चयन हो गया। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजी माध्यम, कठिन समीकरण, प्रोजेक्ट, लैब, सब नया था। कई बार उसे लगा कि शायद वह इस स्तर की नहीं है, लेकिन हर बार वह अपने कस्बे की छत याद करती, जहां अंधेरे में भी तारे चमकते थे। कॉलेज के दौरान उसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर प्रोजेक्ट लिया। उसका सपना था दूर दराज इलाकों में बेहतर नेटवर्क और शिक्षा पहुंचाना। उसने देखा कि उसके अपने कस्बे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं क्योंकि नेटवर्क कमजोर है। उसने सोचा, अगर छोटे सैटेलाइट से सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिले तो। उसने एक टीम बनाई, महीनों रिसर्च की, छोटे क्यूबसैट मॉडल पर काम किया। कई बार डिजाइन फेल हुआ, टेस्टिंग में सर्किट जल गया, डेटा ट्रांसमिशन नहीं हुआ, लेकिन हर असफलता ने उसे और सिखाया। आखिरकार उनका प्रोटोटाइप सफल हुआ। यह एक लो कॉस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट मॉडल था जो कम बैंडविड्थ में भी स्थिर सिग्नल दे सकता था। जब उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत हुआ तो उसे सराहना मिली। उसे एक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में इंटर्नशिप का अवसर मिला। वर्षों की मेहनत के बाद वह एक अंतरिक्ष मिशन टीम का हिस्सा बनी। जिस दिन रॉकेट लॉन्च हुआ वह कंट्रोल रूम में बैठी थी। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8। रॉकेट आसमान में उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसके बचपन की छत से उठे सपने सच में उड़ान भर रहे हैं। कुछ साल बाद उसके काम की वजह से उसके अपने कस्बे में बेहतर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू हुई। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते थे, शिक्षक डिजिटल क्लास ले सकते थे। एक दिन वह वापस अपने कस्बे आई, वही छत, वही आसमान, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे उससे पूछ रहे थे, दीदी रॉकेट कैसे बनता है? जारा मुस्कुराई। उसने कहा, रॉकेट पहले दिमाग में बनता है, फिर लैब में। इस कहानी का संदेश गहरा है। अंधेरा तुम्हें रोकने नहीं, चमकने का मौका देने आता है। अगर संसाधन कम है तो समझो कि तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ाई जा रही है। हर किसी के जीवन में एक रेगिस्तान होता है, सूखा, कठिन,
चुनौतीपूर्ण, लेकिन उसी रेगिस्तान की रात सबसे ज्यादा तारों से भरी होती है। अगर तुम अपने हालात को बहाना बनाओगे तो रुक जाओगे, अगर उन्हें प्रेरणा बनाओगे तो उड़ जाओगे। जारा ने इंतजार नहीं किया कि कोई उसे मौका दे, उसने खुद को मौका दिया। तुम भी अपने सपनों को टालो मत, अभी से शुरू करो। छोटे कदम, रोज का अभ्यास, निरंतर मेहनत, यही असली रॉकेट फ्यूल है। याद रखो, आसमान दूर नहीं है, वह वहीं से शुरू होता है जहां तुम खड़े हो। अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत लगातार हो तो रेत का कण भी तारे को छू सकता है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने अंदर के आसमान को कभी छोटा मत होने दो, क्योंकि जब तुम सपनों को उड़ान देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी ऊंचाई नापने लगती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक दूरदराज गांव में नील रहता था। गांव तक पक्की सड़क हाल ही में पहुंची थी। बरसात के मौसम में कीचड़ से रास्ते भर जाते और गर्मियों में पानी की कमी हो जाती। गांव के अधिकतर लोग खेती और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर थे। नील बचपन से ही अलग था। वह पेड़ों को सिर्फ लकड़ी नहीं समझता था, वह उन्हें जीवन समझता था। जब उसके दोस्त खेलते, वह नदी के किनारे बैठकर पानी की धार को देखता और सोचता, यह पानी कहां से आता है और क्यों कभी कभी सूख जाता है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, कुएं आधे रह गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोग परेशान थे। नील ने देखा कि बरसात में जो पानी तेजी से बहकर चला जाता है, वही अगर रोका जाए तो सूखे में काम आ सकता है। स्कूल में उसके शिक्षक ने जल संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने भारत के जल पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह का उदाहरण दिया, जिन्होंने छोटे छोटे तालाब बनवाकर सूखे क्षेत्रों में पानी वापस लाया। नील के मन में विचार आया, अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नील ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पुराने समय में छोटे छोटे जोहड़ तय तालाब बनाए जाते थे, जिससे बारिश का पानी रुकता था। धीरे धीरे वह परंपरा खत्म हो गई थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक सूखी जगह चिन्हित की जहां पानी जमा हो सकता था। शुरुआत में लोग हंसे, बच्चे तालाब बनाएंगे, लेकिन नील ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत से बात की, स्थानीय प्रशासन से थोड़ी मदद मिली। गांव के कुछ लोगों ने श्रमदान करने का फैसला किया। काम आसान नहीं था, पत्थर तोड़ना, मिट्टी हटाना, धूप में घंटों मेहनत करना, सब थका देने वाला था। कई बार लगा कि यह काम पूरा नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति होती रही। आखिरकार बरसात आई। पहली तेज बारिश में पानी उस नए बने जोहड़ में भरने लगा। लोग हैरान थे। जो पानी पहले बहकर चला जाता था अब ठहर रहा था। कुछ महीनों बाद उस पानी से आसपास की जमीन में नमी बढ़ी। कुएं का जलस्तर थोड़ा ऊपर आया। खेतों की फसल बेहतर हुई। नील ने यही नहीं रुकने का फैसला किया। उसने वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। स्कूल की छत से पाइप लगाकर पानी को टंकी में जमा करने की योजना बनाई। बच्चों ने मिलकर यह प्रोजेक्ट पूरा किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग समझने लगे कि समाधान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। कुछ सालों में नील ने पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को जोड़ना चाहता था। उसने सीखा कि छोटे छोटे चेक डैम, कंटूर ट्रेंच और पौधारोपण से जलचक्र सुधर सकता है। वह अपने गांव लौटा और वैज्ञानिक तरीके से जल प्रबंधन योजना बनाई। उसने मिट्टी की जांच कराई, वर्षा के आंकड़े जुटाए और अलग अलग जगहों पर छोटे बांध बनवाए। 5 साल बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां पहले सूखा पड़ता था, वहां अब 2 फसलें होने लगी। लोग शहर पलायन कम करने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, नील तूने सिर्फ पानी नहीं रोका, तूने हमारी उम्मीदें रोकी हैं। नील मुस्कुराया। उसे समझ आया कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी आसान करे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी लगे, उसका हल छोटे कदमों से शुरू होता है।
हर किसी के जीवन में एक सूखा आता है जब सब खाली खाली लगता है। लेकिन अगर तुम धैर्य और मेहनत से काम लो तो उसी सूखे में भी नई हरियाली उग सकती है। बाहरी हालात हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर तुम इंतजार करोगे कि कोई और आकर तुम्हारी समस्या हल करे तो समय निकल जाएगा। अगर तुम खुद पहल करोगे तो बदलाव शुरू हो जाएगा। नील ने शिकायत नहीं की कि बारिश कम है, उसने कोशिश की कि जो बारिश है उसे बचाया जाए। तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच अपनाओ, जो है उसी से शुरुआत करो। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। याद रखो, उम्मीद भी पानी की तरह है, अगर उसे सहेज कर रखो तो वह मुश्किल समय में काम आती है। चलते रहो, सीखते रहो, और जहां कमी दिखे वहां समाधान बनने की कोशिश करो। क्योंकि जब एक इंसान ठान लेता है कि वह हार नहीं मानेगा तो पूरी धरती उसका साथ देने लगती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, निरंतर प्रवाह में। एक बड़े शहर के कोने में पुरानी इमारतों के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जिसका नाम ज्ञानदीप था। उस दुकान का मालिक था विवान। दुकान बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। लकड़ी की अलमारियों में सजी पुरानी और नई किताबें, हल्की सी कागज और स्याही की खुशबू, और खिड़की से आती धूप जो किताबों पर पढ़कर उन्हें चमका देती थी। विवान के पिता ने यह दुकान शुरू की थी। उनका मानना था कि किताबें इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। लेकिन समय बदल रहा था। लोग मोबाइल में व्यस्त थे, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी, और दुकान पर आने वाले ग्राहक कम होते जा रहे थे। कई दिन ऐसे गुजरते जब एक भी किताब नहीं बिकती। आसपास के लोगों ने सलाह दी कि दुकान बंद कर दो, कोई और काम कर लो। लेकिन विवान के लिए यह सिर्फ व्यवसाय नहीं था, यह विरासत थी, एक सपना था। एक दिन एक छोटा लड़का दुकान में आया। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन वह विज्ञान की किताब लेना चाहता था। विवान ने उससे पूछा कि वह किताब क्यों चाहता है। लड़के ने कहा, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं, पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में यह किताब नहीं है। विवान ने बिना सोचे किताब उसे दे दी और कहा, जब बड़े बन जाओ तब कीमत चुका देना। उस दिन विवान ने महसूस किया कि उसकी दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, बदलाव का जरिया बन सकती है। उसने सोचना शुरू किया कि वह दुकान को कैसे जीवित रख सकता है। उसने बच्चों के लिए मुफ्त कहानी सत्र शुरू किए। हर रविवार को वह किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनाता, कभी वैज्ञानिकों की, कभी लेखकों की, कभी समाज सुधारकों की। एक दिन उसने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुनाई। कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे दुकान में रौनक लौटने लगी। कॉलेज के छात्र वहां आकर चर्चा करने लगे। विवान ने एक छोटा सा ओपन माइक कार्यक्रम शुरू किया, जहां युवा अपनी कविता और विचार साझा कर सकते थे। सोशल मीडिया पर भी उसने दुकान का पेज बनाया और हर दिन एक प्रेरणादायक पंक्ति पोस्ट करने लगा। कुछ महीनों में ज्ञानदीप सिर्फ किताबों की दुकान नहीं, एक सामुदायिक केंद्र बन गई। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। किराया बढ़ गया, आर्थिक दबाव फिर बढ़ने लगा। विवान ने सोचा कि क्या वह हार मान ले। उसी समय उसे वह छोटा लड़का याद आया जिसे उसने किताब दी थी। कुछ साल बाद वही लड़का वापस आया। अब वह कॉलेज में टॉपर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आपने जो भरोसा दिया था वही मेरी ताकत बना। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकान के लिए एक फंड रेजिंग अभियान चलाया। लोगों ने योगदान दिया, क्योंकि अब यह दुकान सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समुदाय की थी। विवान ने दुकान में एक नया सेक्शन जोड़ा, सपनों की दीवार। वहां हर कोई अपने लक्ष्य लिखकर लगा सकता था। दीवार धीरे धीरे सपनों से भर गई। किसी ने लिखा डॉक्टर बनना है, किसी ने लिखा लेखक बनना है, किसी ने लिखा अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। वर्षों बाद जब शहर में एक बड़ी आधुनिक लाइब्रेरी खुली, लोगों ने सोचा कि अब ज्ञानदीप बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। लोग वहां से किताबें लेने के बाद चर्चा करने, सीखने और जुड़ने के लिए ज्ञानदीप आने लगे, क्योंकि वहां सिर्फ किताबें नहीं। इस कहानी का संदेश गहरा है। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़े मंच की जरूरत नहीं होती,
एक छोटी सी जगह और सच्चा इरादा काफी होता है। अगर हालात कठिन हों तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। अगर लोग साथ छोड़ दें तो अपने विश्वास को मत छोड़ो। हर इंसान के जीवन में एक ज्ञान दीप होता है, एक छोटा सा सपना जिसे अगर तुम जलाए रखो तो वही तुम्हारे और दूसरों के जीवन में रोशनी कर सकता है। हार मान लेना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली साहस है। जब तुम अपने काम को दिल से करते हो तो लोग धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। याद रखो, सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि उससे मापी जाती है कि तुमने कितनी जिंदगियों में रोशनी भरी। चलते रहो, सीखते रहो और अपने सपनों की लौ को बुझने मत दो, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफी होती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे लहरों की आवाज सुनना अच्छा लगता था। जब बाकी बच्चे रेत में खेलते, वह दूर क्षितिज को देखता और सोचता कि उस पार क्या है। उसके पिता मछुआरे थे और मां घर संभालती थी। घर में साधन सीमित थे, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। आरव पढ़ाई में ठीक था, पर उसका मन मशीनों में ज्यादा लगता था। वह टूटे रेडियो खोलकर देखता, पुराने पंखों के मोटर से कुछ नया बनाने की कोशिश करता। कई बार चीजें खराब। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। गांव ऊंचाई पर था, जहां सर्दियों में बर्फ गिरती और गर्मियों में भी हवा में ठंडक रहती। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, लोग कच्चे रास्तों से होकर आते जाते थे। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जिसमें सिर्फ 5 कमरे थे और किताबें भी सीमित थीं। सिया बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें समझने की चाह थी। वह हर चीज के पीछे वो क्यों पूछती थी। आसमान नीला क्यों है, बादल कैसे बनते हैं, पहाड़ों में गूंज क्यों सुनाई देती है। कई लोग उसकी जिज्ञासा पर मुस्कुरा देते, लेकिन उसकी मां कहती, सवाल पूछना मत छोड़ना, यही तुम्हारी ताकत है। एक साल गांव में भूस्खलन हुआ। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही और पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया। कुछ घरों को नुकसान पहुंचा, रास्ता बंद हो गया और कई दिनों तक लोग बाहर की दुनिया से कट गए। उसी दौरान स्कूल भी बंद हो गया। सिया ने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना असहाय हो सकता है। लेकिन उसने डर के बजाय सीखने का रास्ता चुना। उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से पूछा कि पहाड़ क्यों खिसकते हैं और उन्हें रोकने के क्या उपाय हैं। अध्यापक ने उसे मिट्टी के कटाव, पेड़ों की जड़ों और वर्षा के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण दिए और भारत के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का जिक्र किया, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरण प्रेमियों ने किया था। सिया के मन में विचार आया कि अगर पेड़ पहाड़ को थाम सकते हैं, तो गांव में ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्कूल खुलने के बाद सिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हरित दल बनाया। उन्होंने तय किया कि हर बच्चा साल में कम से कम 5 पौधे लगाएगा और उनकी देखभाल करेगा। शुरुआत में यह एक छोटा सा प्रयास था। लोग सोचते थे कि बच्चों का जोश कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन सिया ने योजना बनाई। उन्होंने गांव के खाली स्थानों को चिन्हित किया, वर्षा के पानी को रोकने के लिए छोटे गड्ढे खोदे और पौधों के चारों ओर बाड़ लगाई ताकि जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। धीरे धीरे गांव में हरियाली बढ़ने लगी। 2 साल बाद जब फिर भारी बारिश हुई तो नुकसान पहले से कम हुआ। लोगों ने महसूस किया कि बच्चों की मेहनत रंग ला रही है। सिया को जिला स्तर पर सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए असली खुशी तब थी जब उसके अपने गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि बदलाव उम्र नहीं, सोच से आता है। समय बीतता गया। सिया ने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करने का निश्चय किया। शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयां थीं, परिवार की जिम्मेदारियां थीं। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत से उसे प्राप्त भी किया। शहर में जाकर उसे नई दुनिया दिखी, बड़ी प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और ऐसे छात्र जो अलग अलग राज्यों से आए थे। शुरुआत में उसे डर लगा कि क्या वह पहाड़ी गांव की लड़की इस माहौल में टिक पाएगी, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी ताकत उसकी जड़ों में है। उसने अपने गांव के अनुभवों को पढ़ाई से जोड़ा
और शोध करना शुरू किया कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कम लागत से भूस्खलन रोका जा सकता है। उसने एक परियोजना बनाई जिसमें स्थानीय मिट्टी, घास और बांस का उपयोग करके ढलानों को स्थिर करने की तकनीक विकसित की गई। यह तकनीक सस्ती थी और गांव के लोग खुद इसे लागू कर सकते थे। उसकी परियोजना को राज्य स्तर पर सराहना मिली। कुछ सालों बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध प्रस्तुत करने का अवसर मिला। जब वह मंच पर पहुंची तो उसे अपने गांव की छोटी सी कक्षा याद आई। उसने सोचा, यही से तो सब शुरू हुआ था। कई वर्षों बाद सिया अपने गांव लौटी। अब वह एक विशेषज्ञ थी, लेकिन उसके दिल में वही सादगी थी। उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, आओ शामाहाम आग होला, जहां युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जाती थी। उसने सिखाया कि प्रकृति से लड़ना नहीं, उसके साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। अब वहां ज्यादा पेड़ थे, मिट्टी मजबूत थी और लोग जागरूक थे। बच्चे गर्व से कहते थे कि वे हरित दल का हिस्सा हैं। सिया अक्सर पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैली हरियाली को देखती और मुस्कुराती। उसे पता था कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं, छोटे छोटे लगातार प्रयासों से आया है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। मुश्किलें चाहे प्राकृतिक हों या जीवन की, उनसे डरकर भागना समाधान नहीं है। समझ, धैर्य और निरंतर मेहनत से बड़ा संकट भी कम किया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा कदम और एक सच्चा इरादा, यही किसी भी परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। अगर तुम्हारे आसपास समस्या है तो उसे कोसने के बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करो। उम्र, साधन या परिस्थिति तुम्हारी सोच को सीमित नहीं कर सकते। याद रखो, पहाड़ भी धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। उसी तरह सफलता भी एक एक कदम से बनती है। अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखो, अपने सपनों को मेहनत से सींचो और जहां भी हो वहां हरियाली उगाने की कोशिश करो, चाहे वह हरियाली पेड़ों की हो या विचारों की। क्योंकि जब एक इंसान जागरूक होता है तो पूरा समाज बदलने की दिशा में कदम बढ़ा देता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में बरेनी बुश इतनी बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। पूर्वी भारत के एक साधारण कस्बे में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की छत टीन की थी। गर्मियों में धूप से तप जाती और बरसात में इतनी आवाज करती कि बात करना मुश्किल हो जाता। परिवार की आमदनी सीमित थी। पिता सिलाई का काम करते थे और माँ घर घर जाकर लोगों के कपड़े इस्त्री करती थी। कबीर पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी असली रुचि लोगों को समझने में थी। वह देखता था कि उसके आसपास कई लोग छोटे छोटे झगड़ों, गलतफहमियों और गुस्से के कारण रिश्ते तोड़ लेते हैं। उसे लगता था कि अगर लोग सही तरीके से बात करना सीख जाएं, तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। स्कूल में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। कबीर ने हिम्मत करके हिस्सा लिया। विषय था, सफलता का असली अर्थ क्या है। उसने कहा कि सफलता सिर्फ पैसे या पद से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बना पाए। उसकी बातों में सादगी थी, लेकिन सच्चाई भी थी। उसे पहला पुरस्कार नहीं मिला, पर कई छात्रों ने आकर कहा कि उन्हें उसकी बात दिल से लगी। उसी दिन उसे समझ आया कि शब्दों में ताकत होती है। धीरे धीरे उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, व्यक्तित्व विकास, मनोविज्ञान, जीवनी और इतिहास। उसने जाना कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और सेवा का संदेश दिया था। उसने यह भी पढ़ा कि महात्मा गांधी ने संवाद और अहिंसा के बल पर बड़े परिवर्तन किए। इन विचारों ने कबीर को गहराई से प्रभावित किया। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि विचारों को स्पष्ट और शांत तरीके से रखने में है। कस्बे में एक सामुदायिक भवन था, जहां कभी कभार बैठकें होती थीं। कबीर ने वहां संवाद सभा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। एक ऐसी जगह जहां लोग आकर अपनी समस्याएं शांतिपूर्वक साझा कर सकें और मिलकर समाधान ढूंढ सकें। शुरुआत में लोग हंसे, यह बच्चा हमें सिखाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और छोटी छोटी बैठकों से शुरुआत की। पहली सभा में सिर्फ 5 लोग आए, एक दुकानदार, एक छात्र, एक बुजुर्ग और 2 महिलाएं। चर्चा का विषय था पड़ोस में बढ़ते झगड़े।
कबीर ने सबको बारी बारी से बोलने दिया, बिना टोके। उसने सिर्फ एक नियम रखा, कोई किसी की बात बीच में नहीं काटेगा। 2 घंटे की चर्चा के बाद लोगों ने महसूस किया कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उन्होंने बना ली थी। गलतफहमियां दूर हुई। अगले सप्ताह सभा में 10 लोग आए। इस धीरे धीरे संवाद सभा कस्बे की पहचान बन गई। लोग वहां नौकरी की चिंता, पारिवारिक तनाव, शिक्षा की समस्याएं और यहां तक कि छोटे व्यापार के मुद्दे भी साझा करने लगे। कबीर ने महसूस किया कि वह अकेले सबका समाधान नहीं दे सकता, इसलिए उसने विशेषज्ञों को बुलाना शुरू किया। एक शिक्षक, एक वकील, एक डॉक्टर, सब ने मिलकर लोगों को मार्गदर्शन दिया। समय के साथ यह पहल एक बड़े आंदोलन में बदल गई। पास के कस्बों से भी लोग आने लगे। स्थानीय प्रशासन ने ध्यान दिया और इस मॉडल को दूसरे इलाकों में अपनाने का सुझाव दिया। कबीर को कई मंचों पर बुलाया गया, लेकिन उसने हमेशा कहा कि यह उसकी नहीं, सामूहिक प्रयास की सफलता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, हमने सोचा था कि तू बड़ा होकर कोई स्थिर नौकरी करेगा, लेकिन तूने तो लोगों के दिलों में जगह बना ली। कबीर मुस्कुराया। उसे पता था कि असली स्थिरता पद में नहीं, उद्देश्य में होती है। उसने आगे चलकर सामाजिक कार्य की पढ़ाई की और संवाद कौशल पर शोध किया। उसने पाया कि जब लोग सुने जाते हैं तो उनका आधा गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। उसने स्कूलों में कार्यशालाएं शुरू की, जहां बच्चों को सिखाया जाता कि मतभेद होना गलत नहीं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका सही होना चाहिए। कई साल बाद उसका कस्बा पहले से शांत और सहयोगी बन चुका था। लोग छोटी बातों पर पुलिस या कोर्ट के पास जाने के बजाय पहले आपस में बात करने की कोशिश करते। संवाद सभा अब एक संस्था बन चुकी थी। इस कहानी का संदेश गहरा है। दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सुनने की कला ही काफी होती है। अगर तुम दूसरों को समझने की कोशिश करो तो वे भी तुम्हें समझने लगते हैं। गुस्सा और अहंकार दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन संवाद पुल बनाता है। अपने जीवन में भी जब टकराव आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सुनो। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपनी तकलीफ होती है। जब हम उसे जगह देते हैं तो समाधान का रास्ता खुलता है। याद रखो, शब्दों से जख्म भी दिए जा सकते हैं और मरहम भी लगाया जा सकता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने शब्दों को जिम्मेदारी और करुणा के साथ इस्तेमाल करोगे तो न सिर्फ अपना जीवन बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी बेहतर बना सकोगे, क्योंकि असली नेतृत्व वही है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नूर नाम का एक लड़का रहता था। गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैली रेत, तपती धूप और पानी की कमी ही उसकी दुनिया थी। लोग सुबह जल्दी उठकर दूर के कुएं से पानी लाते, दिन में खेतों में मेहनत करते और शाम को थक कर घर लौट आते। नूर बचपन से ही यह देखता आया था कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। उसकी माँ अक्सर कहती, जिस घर में पानी की कद्र होती है वहां बरकत बनी रहती है। यह बात उसके दिल में बैठ गई। नूर पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसे चीजों को सुधारने का शौक था। टूटी बाल्टी को ठीक करना, पुरानी रस्सी को जोड़ना या कुएं की चरखी में अटक रही लकड़ी को सही करना, उसे छोटे छोटे कामों में आनंद आता था। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि कुएं का पानी भी नीचे चला गया। गांव में चिंता फैल गई। लोग सोचने लगे कि शायद उन्हें कहीं और जाना पड़े। नूर ने पहली बार महसूस किया कि अगर कुछ नहीं बदला तो उनका भविष्य भी रेत की तरह बिखर सकता है। स्कूल में उसके शिक्षक ने जल संरक्षण पर एक पाठ पढ़ाया। उन्होंने राजस्थान में पारंपरिक जल संरचना प्रणालियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे पुराने समय में लोग जोहड़ और तालाब बनाकर पानी सहेजते थे। नूर को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने घर आकर अपने पिता से कहा कि अगर हम भी बारिश का पानी इकट्ठा करें तो शायद हालात सुधर सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बात तो सही है, पर यह काम आसान नहीं। नूर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, कुरान, पुराने किस्से सुने और जाना कि कभी उनके गांव में भी एक बड़ा तालाब था जो समय के साथ भरकर मिट्टी से ढक गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जगह को साफ करने का निर्णय लिया।
शुरुआत में सिर्फ 4 बच्चे थे। वे रोज स्कूल के बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाते। लोग देखते और हंसते। इन बच्चों से क्या होगा? लेकिन नूर को भरोसा था कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कुछ हफ्तों बाद कुछ और लोग जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में शामिल हो गया। तालाब की आकृति फिर से उभरने लगी। बरसात आई तो पहली बार पानी वहां ठहर गया। यह दृश्य गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। नूर ने यहीं नहीं रुकने का फैसला किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ जल प्रबंधन के बारे में और सीखा। उसने इंटरनेट कैफे जाकर जानकारी जुटाई, किताबें पढ़ी और जाना कि कैसे आधुनिक तकनीक पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलकर चमत्कार कर सकती है। उसने टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में सीखा और किसानों को समझाया कि इससे पानी की बचत होगी। शुरुआत में संदेह हुआ, लेकिन जब एक खेत में प्रयोग सफल रहा तो बाकी किसान भी तैयार हो गए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब हरियाली दिखने लगी। लोग दूर दूर से यह देखने आने लगे कि एक छोटे से गांव ने पानी की समस्या का हल कैसे निकाला। नूर को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। मंच पर उसे बोलने के लिए कहा गया। उसने कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस पुरानी समझ को फिर से जगा दिया। उसने अपने भाषण में महान वैज्ञानिक वी रामन का उदाहरण दिया, जिन्होंने साधारण जिज्ञासा से असाधारण खोज की। नूर ने कहा कि जिज्ञासा और लगन किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। समय के साथ नूर ने जल संसाधन अभियंत्रण की पढ़ाई की। शहर में पढ़ते हुए भी उसका मन गांव में रहता। उसने शोध किया कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम लागत से पानी कैसे बचाया जा सकता है। पढ़ाई पूरी कर वह वापस अपने गांव लौटा। उसने एक छोटी संस्था बनाई जो आसपास के गांवों को जल संरक्षण सिखाती थी। कई वर्षों में सैकड़ों तालाब और वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनी। रेगिस्तान के उस इलाके में अब लोग पलायन कम करने लगे। खेती सुधरी, आय बढ़ी और बच्चों की पढ़ाई जारी रहने लगी। नूर जब शाम को तालाब के किनारे बैठता तो उसे याद आता कि कैसे कभी यह जगह सूखी और बंजर थी। उसे समझ आया कि बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि लगातार छोटे प्रयासों से आता है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, समाधान की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर तुम समस्या को स्वीकार कर उसके लिए कदम उठाते हो तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ते जाते हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली साहस है। पानी की हर बूंद की तरह मेहनत की हर कोशिश भी मायने रखती है। अगर तुम अपने आसपास की समस्या को अपना समझकर काम करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। याद रखो, रेत के बीच भी जीवन खिल सकता है, बस उसे संजोने और संभालने वाला दिल चाहिए। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। मध्य भारत के एक छोटे से रेलवे कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर के ठीक पीछे से रेल की पटरियां गुजरती थीं। दिन हो या रात, ट्रेनों की आवाज उसके जीवन का हिस्सा थी। जब भी ट्रेन गुजरती, वह दौड़कर बाहर जाता और डिब्बों को गिनता। उसके लिए हर ट्रेन एक कहानी थी। किसी में लोग अपने सपनों की ओर जा रहे होंगे, किसी में कोई अपने घर लौट रहा होगा, तो किसी में कोई नई शुरुआत करने निकल पड़ा होगा। विवान अक्सर सोचता था कि क्या उसका जीवन भी कभी इन पटरियों की तरह दूर तक जाएगा। परिवार साधारण था। पिता टिकट काउंटर पर क्लर्क थे और मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन घर में ईमानदारी और मेहनत की सीख बचपन से दी जाती थी। विवान पढ़ाई में अच्छा था, पर उसका आत्मविश्वास कमजोर था। वह अक्सर सोचता कि छोटे कस्बे से निकलकर बड़ा कुछ करना शायद उसके बस की बात नहीं। स्कूल में एक दिन विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। विषय था भविष्य की परिवहन प्रणाली। विवान ने सोचा कि वह ट्रेनों से जुड़ा कुछ बनाएगा। उसने पुराने खिलौनों, तारों और बैटरी से एक छोटा मॉडल तैयार किया, जिसमें उसने यह दिखाया कि कैसे सौर ऊर्जा से ट्रेन चल सकती है। उसके दोस्त हंसते थे कि यह सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रदर्शनी के दिन जब जज आए तो विवान ने आत्मविश्वास जुटाकर अपना मॉडल समझाया। उसने बताया कि भारत जैसे देश में
जहां धूप प्रचुर मात्रा में मिलती है, वहां सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। उसने उदाहरण के तौर पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख किया, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। विवान ने कहा, अगर हम आसमान में रॉकेट भेज सकते हैं तो पटरियों पर स्वच्छ ऊर्जा से ट्रेन क्यों नहीं चला सकते। उसका मॉडल पहला स्थान नहीं जीत पाया, लेकिन उसे नवाचार पुरस्कार मिला। उससे भी बड़ी बात यह थी कि एक स्थानीय इंजीनियर ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। यह पहली बार था जब किसी बाहरी व्यक्ति ने उसके सपनों पर भरोसा जताया था। समय बीतता गया। 12वीं के बाद विवान ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। संसाधन सीमित थे, कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल था। उसने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की, ऑनलाइन मुफ्त व्याख्यान देखे और दोस्तों के साथ मिलकर समूह अध्ययन किया। कई बार असफलता हाथ लगी। पहली बार परीक्षा में उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट गया। उसे लगा कि शायद उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन तभी उसके पिता ने कहा, ट्रेन भी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई स्टेशनों पर रुकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत दिशा में जा रही है। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने दोबारा प्रयास किया। इस बार उसका चयन एक अच्छे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। शहर जाकर उसे एहसास हुआ कि प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। शुरू में वह घबराया, लेकिन उसने तय किया कि वह तुलना नहीं, सुधार पर ध्यान देगा। उसने अक्षय ऊर्जा और परिवहन प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक परियोजना पर काम किया, जिसमें रेलवे स्टेशनों की छतों पर सौर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पादन की योजना थी। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुई। उसे रेलवे विभाग के सामने प्रस्तुति देने का अवसर मिला। मंच पर खड़े होकर उसने अपने कस्बे की पटरियों को याद किया। उसे लगा जैसे हर गुजरती ट्रेन ने उसे यहां तक पहुंचाया है। उसकी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक छोटे स्टेशन पर लागू किया गया। कुछ महीनों में उस स्टेशन की बिजली की लागत में उल्लेखनीय कमी आई। धीरे धीरे यह मॉडल अन्य स्टेशनों पर भी लागू होने लगा। विवान को कई मंचों पर सम्मान मिला, लेकिन उसने कभी अपने कस्बे को नहीं भुलाया। उसने वहां के स्कूल में एक नवाचार क्लब शुरू किया, जहां बच्चे छोटे छोटे प्रयोग कर सकें और विज्ञान को सिर्फ किताबों में न पढ़ें, बल्कि महसूस करें। कई साल बाद जब वह अपने घर की छत पर खड़ा होकर दूर जाती ट्रेन को देखता तो मुस्कुराता। उसे समझ आ गया था कि पटरियां सिर्फ लोहे की नहीं होती, वे संकल्प और धैर्य की भी होती हैं। अगर इस कहानी से कुछ सीखना हो तो वह यह है कि सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थिति से तय नहीं होता। छोटा कस्बा, सीमित संसाधन या असफलता, ये सब सिर्फ पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुम अपने उद्देश्य पर टिके रहो, सीखते रहो और गिरकर फिर उठो, तो एक दिन वही पटरियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखो, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाती है। और जब तुम अपने सपने को सिर्फ अपना नहीं, समाज का सपना बना लेते हो, तो सफलता का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। इसलिए डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है अगली गुजरती ट्रेन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत लेकर आए। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। दक्षिण भारत के एक समुद्र तटीय शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर समुद्र से कुछ ही दूरी पर था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती तो लहरें सुनहरे रंग में चमक उठती। अनाया घंटों खिड़की पर बैठकर समुद्र को देखती रहती। उसे लगता था कि लहरें उसे कुछ कह रही हैं, आगे बढ़ो, गिरो तो फिर उठो और कभी रुकना मत। उसके पिता एक छोटी नाव चलाते थे और मां स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी। घर में अनुशासन भी था और स्नेह भी। अनाया पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा रुचि मानचित्रों और दुनिया के देशों के बारे में जानने में थी। वह ग्लोब घुमाकर सोचती कि इन दूर देशों में लोग कैसे रहते होंगे। एक दिन स्कूल में भूगोल की कक्षा में शिक्षक ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और तटीय शहरों के लिए यह चिंता का विषय है। अनाया ने खिड़की से बाहर समुद्र को देखा।
और पहली बार उसे सुंदरता के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस हुई। कुछ साल बाद एक भीषण चक्रवात आया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने शहर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। अनाया का घर सुरक्षित रहा, लेकिन उसने अपने आसपास तबाही देखी। स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। उस समय उसने तय किया कि वह ऐसी पढ़ाई करेगी जिससे तटीय इलाकों को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सके। उसने पर्यावरण विज्ञान और शहरी नियोजन के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि कैसे नीदरलैंड जैसे देशों ने समुद्र से लड़ने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाकर रहने की तकनीक विकसित की है। उसने प्रेरणा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बारे में पढ़ा, जिनमें ग्रेटा थुनबर्ग का नाम भी शामिल था, जिन्होंने युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। अनाया ने महसूस किया कि उम्र कभी भी बदलाव लाने में बाधा नहीं होती। कॉलेज में उसने तटीय संरक्षण पर शोध प्रोजेक्ट चुना। उसका विषय था प्राकृतिक अवरोधों के माध्यम से तटीय सुरक्षा। उसने मैंग्रोव जंगलों के महत्व पर काम किया। उसने पाया कि जहां मैंग्रोव अधिक होते हैं, वहां चक्रवात का प्रभाव कम होता है। उसने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें समुद्र तट के एक हिस्से में मैंग्रोव पुनर्स्थापना की योजना थी। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ लोग बोले कि इससे पर्यटन प्रभावित होगा, कुछ ने कहा कि यह बहुत समय लेगा। लेकिन अनाया ने डेटा और उदाहरणों के साथ समझाया। आखिरकार उसे सीमित क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिली। उसने स्वयं सेवकों की टीम बनाई, छात्र, मछुआरे और स्थानीय महिलाएं। सबने मिलकर पौधारोपण शुरू किया। पहले साल परिणाम मामूली दिखे। पौधे छोटे थे, कई सूख गए, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बेहतर तकनीक अपनाई, मिट्टी की जांच की और देखभाल बढ़ाई। 3 साल बाद वह क्षेत्र घना हरा हो गया। अगला चक्रवात आया तो उसी हिस्से में नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ। यह अनाया के लिए सबसे बड़ा प्रमाण था कि उसका प्रयास सही दिशा में है। धीरे धीरे परियोजना का विस्तार हुआ। शहर के अन्य तटीय हिस्सों में भी मैंग्रोव लगाए जाने लगे। अनाया को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक लड़की रहती थी। उसके गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क थी, जो बरसात में अक्सर टूट जाती थी। पहाड़ों के बीच बसा वह इलाका सुंदर तो था, लेकिन सुविधाओं की कमी से जूझता रहता था। बिजली कभी कभी ही आती, इंटरनेट का नाम तक बहुत कम लोगों ने सुना था। आरुषि बचपन से ही आसमान को निहारना पसंद करती थी। रात में जब पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता तो तारों से भरा आकाश साफ दिखाई देता। वह सोचती कि इन तारों के पीछे कितनी बड़ी दुनिया छिपी है। उसके पिता किसान थे और माँ ऊन बुनकर घर चलाने में मदद करती थी। परिवार चाहता था कि आरुषि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन गांव में 12वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए यह आसान निर्णय नहीं था। फिर भी आरुषि ने ठान लिया कि वह विज्ञान पढ़ेगी और अंतरिक्ष के बारे में जानेगी। स्कूल में एक दिन विज्ञान शिक्षक ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आरुषि ने विशेष रूप से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने देश का नाम रोशन किया। उसे लगा कि अगर देश के वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं, तो वह भी अपने छोटे से गांव से निकलकर कुछ बड़ा कर सकती हैं। 12वीं के बाद उसने छात्रवृत्ति परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हुई। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिला। पहली बार पहाड़ों से बाहर निकलकर शहर की भीड़, शोर और तेज रफ्तार जीवन ने उसे घबरा दिया। शुरुआत में भाषा और आत्मविश्वास की कमी उसे पीछे खींचती रही। क्लास में कई छात्र अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे, जबकि वह हिचकिचाती थी। कई बार उसे लगा कि शायद वह यहाँ की नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, ऑनलाइन व्याख्यान सुने और हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। उसने खुद से वादा किया कि वह तुलना नहीं करेगी, बल्कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ेगी। दूसरे वर्ष में उसे एक प्रोजेक्ट मिला, कम लागत वाला उपग्रह मॉडल बनाना। टीम में 5 छात्र थे और शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, पर जब उसने गणना और डिजाइन में अपनी पकड़ दिखाई तो सबका नजरिया बदलने लगा। उसने अपने गांव के अनुभव से एक विचार जोड़ा,
क्या ऐसा छोटा उपग्रह बनाया जा सकता है जो पहाड़ी इलाकों में मौसम की सटीक जानकारी दे सके? अक्सर उसके गांवों में अचानक मौसम बदल जाता था, जिससे खेती और जीवन प्रभावित होता था। टीम को यह विचार पसंद आया। उन्होंने महीनों मेहनत की, असफल परीक्षण झेले, सर्किट बदले, कोड में सुधार किया। कई रातें बिना सोए गुजरी। आखिरकार उनका मॉडल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुआ। प्रस्तुति के दिन आरुषि ने मंच पर खड़े होकर अपने गांव की कहानी सुनाई। कैसे अचानक आई बर्फबारी से फसलें नष्ट हो जाती हैं, कैसे समय पर चेतावनी मिल जाए तो लोग खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। जज प्रभावित हुए। उनकी टीम को अनुदान मिला ताकि वे अपने मॉडल को वास्तविक प्रयोग के लिए विकसित कर सकें। कॉलेज पूरा होने के बाद आरुषि को शोध कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। उसने अंतरिक्ष विज्ञान में आगे पढ़ाई की और छोटे उपग्रहों पर काम जारी रखा। कुछ वर्षों बाद उसकी टीम ने एक माइक्रो सैटेलाइट विकसित किया जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम डेटा भेज सकता था। जब वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ तो उसे अपने गांव की वह अंधेरी रातें याद आईं जब वह तारों को देखकर सपने देखा करती थी। अब उसके गांव में एक छोटा सूचना केंद्र है जहां किसान मौसम की जानकारी देख सकते हैं। अचानक मौसम बदलने से होने वाले नुकसान में कमी आई है। गांव के बच्चे अब उसे देखकर कहते हैं कि वे भी बड़े सपने देखेंगे। आरुषि जब भी पहाड़ों पर लौटती है तो रात में आसमान को देखकर मुस्कुराती है। अब उसे लगता है कि तारे दूर नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। उसने समझ लिया कि दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। जब हम अपने डर और संकोच को पार कर लेते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। इस कहानी का संदेश ये है कि शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लक्ष्य असाधारण हो सकता है। संसाधनों की कमी तुम्हारी पहचान नहीं तय करती, तुम्हारा संकल्प तय करता है। अगर तुम लगातार सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और अपने सपनों को दूसरों की भलाई से जोड़ दो तो तुम्हारी सफलता कई जिंदगियों में उजाला ला सकती है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा उपग्रह भी दूर आसमान से रोशनी और सूचना भेज सकता है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो, क्योंकि पहाड़ों के उस पार भी तुम्हारा आसमान इंतजार कर रहा है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, वहीं रहता था एक लड़का, समर्थ। गांव साधारण था लेकिन लोगों के सपने असाधारण। समर्थ बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्गों की बातें सुना करता। कोई आजादी के समय की कहानी सुनाता, कोई पुराने अकाल की, तो कोई अपने संघर्ष की। समर्थ को समझ आने लगा था कि हर इंसान के जीवन में एक कहानी छिपी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। उसके पिता डाकिया थे, रोज साइकिल से कई किलोमीटर दूर तक चिट्ठियां बांटते। समर्थ अक्सर उनके साथ चला जाता। उसने देखा कि एक छोटी सी चिट्ठी भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। उसे एहसास हुआ कि शब्दों में ताकत होती है। घर लौटकर वह अपनी कॉपी में छोटी छोटी कहानियां लिखने लगा। शुरुआत में उसके शब्द साधारण थे, लेकिन भाव सच्चे थे। स्कूल में हिंदी के शिक्षक ने एक दिन उसकी कॉपी पढ़ी और कहा, तुम्हारे शब्दों में सादगी है, इसे संभाल कर रखना। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी लेखनी की तारीफ की थी। उस दिन से समर्थ ने ठान लिया कि वह लिखेगा, लोगों के लिए, उनके संघर्षों के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए। समय बीतता गया। 12वीं के बाद उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां की दुनिया अलग थी, तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और दिखावे से भरी। कई बार उसे लगा कि उसकी सादगी यहां खो जाएगी, लेकिन उसने अपने गांव और बरगद के पेड़ को याद रखा। उसने पत्रकारिता में दाखिला लिया क्योंकि वह सच और संवेदनाओं को शब्द देना चाहता था। कॉलेज के दौरान उसे एक प्रोजेक्ट मिला, ग्रामीण भारत की कहानियां लिखना। वह अपने ही क्षेत्र में लौटा और किसानों, मजदूरों, शिक्षकों और छोटे दुकानदारों से बात की। उसने देखा कि मीडिया अक्सर चमक दमक दिखाता है, लेकिन असली संघर्ष कहीं पीछे छूट जाते हैं। समर्थ ने उन अनसुनी आवाजों को अपने लेखों में जगह दी
उसकी एक रिपोर्ट जिसमें उसने सूखे से जूझते किसानों की समस्या को उजागर किया था, राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। उसने उस रिपोर्ट में जल संरक्षण के महत्व का जिक्र किया और प्रेरणा के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के रालेगण सिद्धि मॉडल का उल्लेख किया, जहां सामूहिक प्रयास से गांव की तस्वीर बदली गई थी। समर्थ ने दिखाया कि जब समुदाय साथ आता है तो बदलाव संभव है। धीरे धीरे उसके लेख बड़े अखबारों में छपने लगे, लेकिन उसने कभी अपने उद्देश्य को नहीं बदला। वह सनसनी नहीं, सच्चाई लिखता था। उसने शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याओं और युवाओं के पलायन पर भी लेख लिखे। कई बार उसे दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि लिखना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ सकें। उसने वहां लेखन कार्यशालाएं शुरू की ताकि और युवा अपनी बात कह सकें। धीरे धीरे वह पुस्तकालय एक विचार केंद्र बन गया। बच्चे वहां बैठकर चर्चा करते, नई योजनाएं सोचते और अपने सपनों को आकार देते। कई वर्षों बाद समर्थ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसे बरगद का पेड़ याद आया। उसने अपने भाषण में कहा, मैंने जो सीखा वह किताबों से कम और लोगों से ज्यादा सीखा। हर इंसान एक किताब है, बस उसे पढ़ने की जरूरत है। उसकी बातों में वही सादगी थी जो बचपन से थी। उसने साबित कर दिया कि शब्द सिर्फ अक्षर नहीं, परिवर्तन का माध्यम होते हैं। अगर सही इरादे से लिखे जाएं तो वे समाज की दिशा बदल सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारी ताकत वही है जो तुम्हें भीतर से सच्चा बनाती है। चाहे वह लेखनी हो, कला हो, विज्ञान हो या सेवा। अगर तुम उसे ईमानदारी से अपनाओ तो वह तुम्हें आगे ले जाएगी। दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन सच्ची आवाज वही है जो दिल से निकलती है। इसीलिए अपनी सादगी, अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य को मत छोड़ो, क्योंकि एक सच्चा शब्द भी किसी की जिंदगी में नई रोशनी जगा सकता है। और याद रखो, बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं, कभी कभी एक छोटे से बरगद के पेड़ की छांव से भी शुरू होता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, गहरी, विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में, जहां दूर दूर तक रेत के टीले फैले थे और शाम को सूरज आसमान को आग जैसे रंग में रंग देता था, वहीं रहता था एक लड़का, ईशान। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थीं और आंगन में एक नीम का पेड़ था जिसकी छांव में उसकी दादी हर शाम कहानी सुनाया करती थी। पानी की कमी वहां की सबसे बड़ी समस्या थी। हर सुबह उसकी मां कई किलोमीटर दूर से पानी लाती। ईशान बचपन से यह सब देखता आया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन यहां आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। ईशान पढ़ाई में ठीक था, पर उसकी असली रुचि चीजों को खोलकर समझने में थी। पुरानी घड़ी हो, टूटा रेडियो हो या हैंडपंप, वह सब खोलकर देखता कि अंदर क्या है। कई बार उसे डांट भी पड़ती, पर उसकी जिज्ञासा कम नहीं होती। एक दिन स्कूल में विज्ञान शिक्षक ने जल संरक्षण पर पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षा जल को संग्रहित करके पानी की समस्या कम की जा सकती है। ईशान के मन में विचार आया, क्या उसके कस्बे में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बारिश वहां कम होती थी, लेकिन जब होती थी तो अचानक और तेज होती थी और सारा पानी बहकर चला जाता था। ईशान ने तय किया कि वह इस पर कुछ करेगा। उसने पुराने ड्रम, पाइप और टीन की चादरों से एक छोटा मॉडल बनाया, जिसमें छत से गिरने वाला पानी एक टंकी में इकट्ठा होता था। उसके दोस्त हंसे, इतने से पानी से क्या होगा? लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर की छत पर छोटा सा प्रयोग शुरू किया। पहली बारिश में टंकी आधी भर गई। उसकी मां को दूर से पानी लाने की जरूरत थोड़ी कम हुई। यह छोटा बदलाव था, लेकिन असर पड़ा। ईशान ने इस प्रयोग को स्कूल में दिखाया। शिक्षक प्रभावित हुए और उन्होंने पंचायत में इसका जिक्र किया। कुछ लोगों ने इसे अपनाने की बात कही, लेकिन कई ने इसे बेकार बताया। ईशान ने पढ़ाई जारी रखी और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। शहर जाकर उसे एहसास हुआ कि जल प्रबंधन एक बड़ा विषय है। उसने शहरी जल निकासी, वर्षा जल संचयन
और भूजल पुनर्भरण पर गहराई से अध्ययन किया। उसने जाना कि देश के कई हिस्सों में सामुदायिक प्रयास से पानी की समस्या सुलझाई गई है। उसने प्रेरणा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के काम के बारे में पढ़ा, जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है और जिन्होंने राजस्थान में सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया। ईशान को लगा कि अगर वे यह कर सकते हैं तो वह अपने कस्बे में बदलाव ला सकता है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने अपने कस्बे के लिए एक विस्तृत जल योजना तैयार की। योजना में छतों पर वर्षा जल संचयन, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण और रेत के नीचे भूजल पुनर्भरण संरचनाएं शामिल थीं। उसने डेटा इकट्ठा किया, वर्षा के आंकड़े जोड़े और लागत का अनुमान लगाया। छुट्टियों में वह कस्बे लौटा और पंचायत के सामने प्रस्तुति दी। शुरुआत में संदेह हुआ, लेकिन उसके आत्मविश्वास और स्पष्ट योजना ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। पहले साल केवल 10 घरों ने यह प्रणाली अपनाई। बारिश आई और उन घरों में पानी का भंडार पहले से बेहतर रहा। अगले साल 50 घर जुड़े। धीरे धीरे पूरा कस्बा इस पहल का हिस्सा बन गया। कुछ वर्षों में भूजल स्तर बढ़ने लगा। हैंडपंप जो पहले सूख जाते थे अब ज्यादा समय तक चलते। ईशान ने सिर्फ तकनीक नहीं दी, उसने सोच बदली। उसने बच्चों के लिए कार्यशालाएं रखी, सारे जहां वे सीखें कि हर बूंद की कीमत क्या है। उसने महिलाओं के समूह बनाए जो जल संरचनाओं की देखभाल करें। यह सिर्फ परियोजना नहीं, आंदोलन बन गया। कई साल बाद जब कोई बाहरी व्यक्ति उस कस्बे में आता तो उसे हैरानी होती कि रेगिस्तान के बीच यह जगह इतनी व्यवस्थित कैसे है। ईशान को राज्य स्तर पर सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था अपनी मां को मुस्कुराते देखना, जब उन्हें दूर से पानी नहीं लाना पड़ता था। इस कहानी का संदेश यह है कि समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, समाधान की शुरुआत एक छोटे प्रयोग से हो सकती है। संसाधन कम हो तो भी विचार बड़ा हो सकता है। अगर तुम अपने आसपास की समस्या को अपना लक्ष्य बना लो और ज्ञान के साथ प्रयास करो तो बदलाव निश्चित है। रेगिस्तान की रेत हमें सिखाती है कि हवा की दिशा बदलते ही दृश्य बदल सकता है। उसी तरह जीवन में भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, बस तुम्हें दृढ़ रहना होगा। याद रखो, एक बूंद से सागर बनता है और एक संकल्प से इतिहास। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। मध्य भारत के एक साधारण से कस्बे में, जहां शाम होते ही बाजार की रोशनी पीली पड़ जाती थी और चाय की दुकानों पर दिन भर की थकान उतरती थी, वहीं रहता था विवान। उसके पिता दर्जी थे और मां घरों में खाना बनाने का काम करती थी। घर छोटा था, सपने बड़े। विवान बचपन से ही लोगों को ध्यान से देखता था। कौन कैसे चलता है, कौन कैसे बोलता है, कौन मुस्कुराकर भी उदास रहता है। उसे लगता था कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी है। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन भाषण और नाटक में आगे रहता। एक बार वार्षिक समारोह में उसने एक छोटे किसान की भूमिका निभाई। उसने मंच पर सिर्फ संवाद नहीं बोले, बल्कि उस किसान की थकान, उम्मीद और संघर्ष को जी लिया। तालियां बजीं, पर उससे भी ज्यादा उसे वह एहसास याद रहा कि कला के माध्यम से दिलों तक पहुंचा जा सकता है। समय बीता और उसने तय किया कि वह अभिनय सीखेगा। कस्बे से बड़े शहर जाना आसान नहीं था। पैसों की तंगी, रहने की समस्या और अनजान लोगों के बीच खुद को साबित करने की चुनौती, सब कुछ एक साथ। कई बार ऑडिशन में उसे रिजेक्ट किया गया। कभी कहा गया कि उसका लुक अलग है, कभी आवाज सामान्य है, कभी अनुभव कम है। हर बार वह कमरे से बाहर निकलता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, अभी नहीं, लेकिन कभी तो होगा। संघर्ष के दिनों में उसने रंगमंच ज्वाइन किया। छोटे छोटे रोल, लंबी रिहर्सल, कम पैसे, लेकिन सीख बहुत। उसने जाना कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं, बल्कि जीवन को समझना है। उसने महान कलाकारों के बारे में पढ़ा, जिनमें इरफान खान का नाम उसे सबसे ज्यादा प्रेरित करता था, जिन्होंने सादगी और गहराई से दुनिया भर में पहचान बनाई। विवान ने महसूस किया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सच्चाई में है। एक दिन उसे एक स्वतंत्र फिल्म में छोटा सा किरदार मिला, एक ऐसे युवा का जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। यह किरदार उसके अपने जीवन से मिलता जुलता था।
उसने उसमें अपना अनुभव डाल दिया। फिल्म बड़ी व्यावसायिक हिट नहीं थी, लेकिन समीक्षकों ने उसके अभिनय की तारीफ की। धीरे धीरे उसे और मौके मिलने लगे। उसने कभी जल्दी सफलता की चाह नहीं रखी। वह हर किरदार को सीख की तरह लेता। कई सालों बाद उसे एक बड़ी फिल्म में मुख्य भूमिका मिली। कहानी एक साधारण परिवार के सपनों और संघर्ष पर आधारित थी। रिलीज के दिन वह थिएटर के पीछे चुपचाप खड़ा था। जब स्क्रीन पर उसका चेहरा आया और दर्शकों की आंखें नम हुईं, तो उसे अपने कस्बे की चाय की दुकान याद आई। उसे लगा जैसे उसकी यात्रा पूरी नहीं आई, बल्कि नई शुरुआत है। सफलता मिलने के बाद भी उसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। वह अपने कस्बे में अभिनय कार्यशालाएं आयोजित करने लगा। उसने युवाओं से कहा कि सपने देखने में संकोच मत करो, लेकिन मेहनत से कभी पीछे मत हटो। उसने एक छोटा सांस्कृतिक केंद्र खोला जहां बच्चे नाटक, संगीत और लेखन सीख सकें। उसने सीखा कि असली जीत पुरस्कार नहीं, बल्कि वह प्रभाव है जो तुम्हारा काम लोगों के दिल पर छोड़ता है। जब कोई उसे संदेश भेजता कि उसकी फिल्म देखकर उन्हें अपने संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा मिली, तो उसे लगता कि उसकी मेहनत सफल हुई। इस कहानी का संदेश यह है कि तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारी सीमा नहीं है। सीमाएं अक्सर हमारे डर बनाते हैं, पामशाहन और पामश परिदे हैं, न कि हमारी परिस्थितियां। अगर तुम अपने हुनर को ईमानदारी से निखारो और असफलताओं को शिक्षक मानो, तो रास्ता खुद बनता जाता है। याद रखो, हर मंच छोटा नहीं होता। कभी कभी छोटा मंच ही तुम्हें बड़े मंच तक ले जाता है। और जब रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े, बुइया बन है बतपा नशे बैठे, तो यह मत भूलना कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं, क्योंकि वही जड़ें तुम्हें स्थिर रखती हैं, चाहे तालियां कितनी भी तेज क्यों न बजें। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान की आवाज से एक साथ होती थी, वहीं रहती थी सना। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था। आंगन में तुलसी का पौधा और दीवार पर उसकी पुरानी स्कूल की प्रमाण पत्र टंगे थे। सना पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसका इरादा था। गांव में अक्सर कहा जाता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है, आखिर उन्हें तो शादी ही करनी है। सना हर बार यह सुनती और चुपचाप अपनी किताब खोल लेती, जैसे उसका जवाब शब्दों में नहीं, कर्म में हो। उसके पिता साइकिल मरम्मत की छोटी सी दुकान चलाते थे। आमदनी सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी सना की पढ़ाई नहीं रोकी। रात में जब बिजली चली जाती, तो वह लालटेन की रोशनी में पड़ती। गर्मियों में पसीना टपकता, सर्दियों में हाथ कांपते, पर पन्ने पलटते रहते। उसे विज्ञान से खास लगाव था। वह सोचती थी कि इंसान की जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, बीमारी कम हो, इलाज सस्ता हो और गांव के लोग छोटी छोटी समस्याओं से परेशान न हों। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टरों की टीम आई, जांच हुई, दवाइयां बंटी। सना ने देखा कि कई बुजुर्ग सिर्फ इसलिए गंभीर हो गए क्योंकि समय पर जांच नहीं हो पाई। उस दिन उसके मन में एक विचार जन्मा, वह डॉक्टर बनेगी, लेकिन शहर के बड़े अस्पताल में नहीं, किताबा अपने जैसे गांवों के लिए काम करेगी। रास्ता आसान नहीं था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग चाहिए थी, किताबें चाहिए थीं और समय चाहिए था। पैसे कम थे, इसीलिए उसने ऑनलाइन मुफ्त संसाधनों से पढ़ाई शुरू की। कई बार इंटरनेट कमजोर पड़ता, वीडियो रुक जाते, लेकिन उसका संकल्प नहीं रुका। उसने हर दिन एक लक्ष्य तय किया और उसे पूरा किया। पहली बार में वह परीक्षा पास नहीं कर पाई। पूरे गांव में चर्चा हुई, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। सना ने 2 दिन रोया, लेकिन तीसरे दिन फिर किताब खोल ली। उसने अपनी गलतियों को समझा, रणनीति बदली और दोबारा तैयारी की। दूसरी बार उसने शानदार अंक हासिल किए। जब उसका चयन हुआ तो उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मेडिकल कॉलेज की दुनिया अलग थी, भारी भरकम किताबें, लंबी ड्यूटी और लगातार परीक्षाएं। कई बार वह थक जाती, लेकिन उसे अपना गांव याद आता। उसे वे बुजुर्ग याद आते जिन्हें समय पर जांच नहीं मिली। उसने सामुदायिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया।
इंटर्नशिप के दौरान उसने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए, लोगों को जागरूक किया कि बीमारी छुपाने से नहीं, इसे दिखाने से ठीक होती है। उसे प्रेरणा मिली भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ देवी शेट्टी के कार्य से, जिन्होंने सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का मॉडल बनाया। सना ने सोचा कि अगर बड़े स्तर पर ऐसा हो सकता है तो छोटे स्तर पर क्यों नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शहर में नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने जिले में एक छोटा क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में मरीज कम आए क्योंकि लोगों को भरोसा बनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और समर्पण ने लोगों का दिल जीत लिया। उसने सिर्फ इलाज नहीं किया बल्कि जागरूकता भी फैलाई। उसने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सत्र रखे, किशोरियों को पोषण और स्वच्छता के बारे में बताया और बुजुर्गों के लिए नियमित जांच की व्यवस्था की। उसने स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक मोबाइल हेल्थ वैन की योजना बनाई जो दूर दराज के टोले तक पहुंच सके। कुछ वर्षों में बदलाव साफ दिखने लगा। पहले जहां छोटी बीमारी बड़ी बन जाती थी, अब समय पर इलाज हो जाता। मातृ मृत्यु दर कम हुई, बच्चों का टीकाकरण बढ़ा और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति समझ विकसित हुई। सना को कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तुमने हमारे गांव को नया जीवन दिया। इस कहानी का संदेश गहरा है। सफलता सिर्फ ऊंचे पद या बड़ी तनख्वाह नहीं, बल्कि वह असर है जो तुम अपने समाज पर छोड़ते हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और नीयत साफ हो तो रास्ते बनते जाते हैं। असफलता अंत नहीं, सुधार का अवसर है। और याद रखो, जब तुम अपने सपने को सिर्फ अपना नहीं बल्कि समाज का सपना बना लेते हो तो तुम्हारी मेहनत कई जिंदगियों की धड़कन बन जाती है। सना की तरह अगर तुम भी ठान लो कि बदलाव लाना है तो एक छोटा सा गांव भी उम्मीद का केंद्र बन सकता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां बादल इतने नीचे आ जाते थे कि लगता था जैसे आसमान धरती को छू रहा हो। उसी गांव में रहता था आरव। उसके घर की छत स्लेट की थी और आंगन से नीचे गहरी घाटी दिखाई देती थी। बचपन से ही उसने पहाड़ों की कठिनाई और सुंदरता दोनों को महसूस किया था। स्कूल जाने के लिए उसे रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, कभी बारिश में फिसलते रास्तों से तो कभी बर्फ से ढकी पगडंडियों से। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि शिक्षा ही उसका रास्ता बदलेगी। आरव को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह घंटों नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता और सोचता कि पहाड़ों में इतनी ताकत है, फिर भी लोग यहां से शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं। गांव के कई घर खाली हो चुके थे। रोजगार की कमी और सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। आरव के मन में सवाल उठता, क्या पहाड़ों में रहकर भी तरक्की नहीं की जा सकती? स्कूल में विज्ञान की एक किताब में उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उससे आश्चर्य हुआ कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। पहाड़ों में धूप भरपूर थी, लेकिन बिजली की कटौती आम बात थी। उसके मन में विचार आया कि अगर गांव में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, शायद तो शायद लोगों की समस्याएं कम हो सकती हैं। उसने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और नवीकरणीय ऊर्जा